हाँ तो भाइयों और देवियों, आज की वीडियो नॉर्मल वीडियो से बहुत ज़्यादा हटके होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर करिए मैंने बातचीत एक ऐसे शख्स के साथ जो इस समय आर्टिकलशिप कर रहे हैं, साथ ही साथ वो यूट्यूब पे कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेते हो, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा और ये आपके लाइफ के बेस्ट 30 मिनट में से एक हो सकता है। बस आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पहली बार ट्राई किया है, तो अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखना है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलो फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं भैया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि भैया ने एक मैसेज पे, जैसे ही मैंने भैया को मैसेज किया, एक मैसेज पे भैया आने के लिए तैयार हो चुके थे इस जूम सेशन के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो भैया उसके लिए तो आपको सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके सो जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता है, माय नेम इज देव शाह। आई एम अ सीए फाइनलिस्ट राइट नाउ। सीए फाउंडेशन, मैं अपनी छोटी सी जर्नी एक बार क्विक रिकैप करवा देता हूँ। सीए फाउंडेशन मेरे 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर हुआ है। सीए इंटरमीडिएट में मुझे 3 अटेम्प्ट्स लगे। राइट नाउ आई एम अ सीए फाइनलिस्ट और मेरा विजन ये है कि आगे चल के मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है एंड मैंने एक हेड स्टार्ट ऑलरेडी ले लिया है। आई एम राइट नाउ डूइंग माय आर्टिकलशिप विद अ लोकल फर्म, मतलब मेरे ही एरिया में जो फर्म है उसके साथ साथ, एंड साथ ही साथ आई मैनेज माय कंटेंट क्रिएशन आल्सो। Speaking of my YouTube channel, it has recently crossed 1000 सब्सक्राइबर। पिछले साल नवंबर में क्रॉस हुए थे एंड अभी मैं उसके थ्रू एक हेड स्टार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब मैं सीए बन जाऊँ तब मुझे इस फील्ड में थोड़ा सा बूस्ट मिले। तो मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि भैया आप एज अ करियर सीए को ही क्यों चुना? ओके तो सबसे पहले जब मेरा 12th हुआ था इन अप्रैल 2020, जो है बोर्ड्स का रिजल्ट आया था एंड तब मेरा 12th क्लियर हुआ था एंड तब टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं था कि मुझे आगे चल के क्या करना है। मे बी आई वॉज रेडी फॉर जस्ट अ बीकॉम डिग्री एंड ऑल दैट। तो मैंने पहले डैड को पूछा कि मुझे आगे क्या करना है। पापा ने बोला कि बेटा तू सीए कर। मैं बोल रहा हूँ उतना कर, सीए कर, मतलब एक होता है ना थोड़ा सा फोर्सफुल वाला। तो ठीक है। अब मैं उस वक्त भोला था, मुझे पता नहीं था ना कि सीए में इतना सब स्ट्रगल होता है। तो मैंने उस वक्त अपने आप को एनरोल करवा दिया। बट आई वॉज जस्ट होपिंग कि एक बार मेरी फाउंडेशन की पढ़ाई स्टार्ट हुई तब मुझे समझ में आया कि सीए इज एक्चुअली अ बिग चैलेंज। बट मैं बस ये होप कर रहा था कि किसी तरह मुझे अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट आ जाए तो मैं आगे चल के एटलीस्ट मेरे पापा का जो ड्रीम है, जो उन्होंने मेरे लिए देखा हुआ है, वो मैं फुलफिल कर सकता हूँ। मेरी मम्मी ने मेरे लिए जो ड्रीम देखा है उसे फुलफिल कर सकता हूँ। एंड जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती गई, लकीली विद गॉड्स ग्रेस मेरा इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एंड यही रीजन है कि आज तक आई एम नॉट लेफ्ट, स्टिल आई वांट टू डू सीए। आज भी आप मुझसे पूछोगे, मुझे सीए को कंप्लीट ही करना है। तो भैया इस सीए के साथ साथ ऐसे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में कैसे आने का आपका इंटरेस्ट हुआ, मतलब कैसे आपको इंटरेस्ट आया कि मुझे भी कंटेंट बनाना है? तो सबसे पहले तो आई वॉज इन सीए इंटरमीडिएट। फाउंडेशन में तो मुझे कोई आइडिया नहीं आया था। इंटरमीडिएट हम कहते हैं इट इज अ बिग ओशियन ऑफ नॉलेज। तो वो पढ़ते 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 मैंने अपने अंदर एक चीज मार्क की कि जब भी मैं कोई थियरी सब्जेक्ट का आंसर पढ़ता हूँ या कोई भी कंसेप्ट पढ़ता हूँ, मेरी आदत तो हो चुकी है कि मैं उसे मतलब अपने आप को ही जोर जोर से बोल के समझा। मतलब सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स। एक वो जो साइलेंट रीडिंग करते हैं। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट वन ऑफ देम। मुझे ऐसी आदत है कि मैं कुछ भी पढ़ूं तो उसे मुझे जोर जोर से दोहराने की आदत है। तो तब मुझे पहली बार ये कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन के बाद रियलाइज हुआ कि शायद अपन टीचिंग फील्ड में इस पर्टिकुलर स्किल की वजह से करियर बना सकते हैं। तो आई गिव इट अ ट्राई। मैं आगे चलता गया, चलता गया। आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन एंड टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ इट इज गिविंग मी गुड रिजल्ट। आगे का पता नहीं। एंड दिस इज हाउ आई मेड अप माई माइंड कि चलो यार, टीचिंग फील्ड में जाना है। यूट्यूब जब चालू किया, इंस्टाग्राम चालू किया, जब कंटेंट क्रिएशन करना चालू किया, तो आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते थे? सी टाइम मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला नहीं है कि आप सुबह ये करो शाम को ये करो। मैं बस ये करता हूँ कि जितना जितना जहां जहां तक मेरे साथ हो सकता है मैं करता हूँ मैनेज इस चीज के लिए। इट इज जस्ट दैट मैंने चीजों को प्रायोरिटी देके रखी है। अब सीधी बात है, अगर आप आर्टिकलशिप पे ऑफिस जाते हो तो ऑफिस सातों दिन चालू नहीं रहता अनलेस वो आपकी ड्यू डेट ना हो। तो आपको घर पे 2 दिन फ्री मिलते ही है। तो मैं बस ये सोचता हूँ कि जो बाकी के 2 दिन लोग रेस्ट कर रहे हैं, मैं ये सोचता हूँ कि बाकी के 2 दिन मैं इस चीज को दे देता हूँ क्योंकि आगे चल के मुझे ये करना है ना। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप रोज आधे से 1 घंटा भी इस चीज को दे पाते हो, सी ऑफिस आपका रहता है, नो डाउट आप बहुत थक जाते हो, नो डाउट। बट मेरा ऐसा मानना है कि आधे से 1 घंटा हर कोई दे सकता है। जस्ट इमेजिन आप दिन का आधे से 1 घंटा देते हो, इट इज 7 आवर्स, इट इज 5 आवर्स ड्यूरिंग द वीक डेज। और हफ्ते के आखिरी के 1 या 1.5 दिन जो आपको छुट्टी मिलती है, तब आप 3 से 4 घंटा आराम से दे सकते हो विद इनफ रेस्ट। एंड उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई भी मैनेज हो जाएगी। अच्छा, तो भैया आप जैसे कि अभी आर्टिकलशिप जर्नी आपने बात की कि आप आर्टिकलशिप में अपना ऑफिस जा रहे हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा आर्टिकलशिप का बताओ कि जैसे मैं सीए इंटर स्टूडेंट हूँ, तो आर्टिकलशिप में जाने के बाद क्या चेंज आता है?
कैसे, मतलब अभी तक तो आप, जैसे हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते तो हम लोग एक रूम में बैठे हुए हैं, एक बहुत क्लोज एनवायरनमेंट है, उसमें अपना पढ़ रहे हैं, या फिर मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, वो सब चीजें। बट जब हम आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं तो कैसा चेंज आता है, क्या एक्सपोजर मिलता है, या फिर अभी तक की आपकी आर्टिकलशिप जर्नी कैसी रही है? टू बी ऑनेस्ट, आर्टिकलशिप जर्नी मैं अपनी कहूँ तो पहले जो 2-3 महीने थे मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहे थे, बिकॉज आई सिलेक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैट ऑडिट, एंड जो मेरी पुरानी फर्म थी वहां पर, टू बी आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, माय सीनियर्स वर नॉट हैप्पी दैट आई वाज क्रिएटिंग कंटेंट। दे वर एक्चुअली नॉट हैप्पी बिकॉज दे वर लाइक कि तू ये काम कर, ये कंटेंट क्रिएशन में क्या रखा है। तो डेफिनेटली वो लोग आपको काफी ज्यादा मुझे काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता था। मेरी एक गलती पे मुझे लिटरली इस तरह से इंसल्ट किया जाता था। तो वो जब मैंने सहा ना पहली बार, तब मुझे समझ में आया कि भाई लोगों को फेस करना क्या होता है। बट देन मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई हम इस चीज के लिए नहीं बने हैं। आई एम जब मुझे पता है कि मैं जॉब के लिए नहीं बना हूं, जब मुझे पता है कि ऑफकोर्स एज अ बैकअप प्लान हर कोई जॉब प्रैक्टिस का सोचता है, बट जब मुझे अंदर से पता है कि मैं जॉब प्रैक्टिस वगैरह के लिए नहीं बना हुआ, आई एम मेड फॉर टीचिंग, आई एम मेड फॉर कंटेंट क्रिएशन, तो मैं क्यों अपनी फॉर्म में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, आई टुक अ ट्रांसफर, बिकॉज एज पर आईसीआई रूल्स आप पहले साल में कितनी भी बार ट्रांसफर ले सकते हो, नो बडी कैन स्टॉप यू। तो जो मैं दूसरी फॉर्म में गया जहां पर मैं अभी भी हूँ, वहां पर द सीनियर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, द सीनियर्स आर वेरी हैप्पी, वी वर्क एज अ टीम। तो वहां पे मुझे बहुत मजा आ रहा है, कंटिन्यूसली हम प्रेजेंटेशंस लेते हैं एज अ टीम। तो यस, हैविंग तो आर्टिकलशिप में अब तक मुझे जो ये सीखने मिला इज दैट हैविंग द राइट एनवायरनमेंट एंड स्टेइंग इन द राइट एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी। आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहोगे तो आपका ड्रीम तो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, प्लस आप मेंटली भी टूटोगे। तो ये सारी चीजें भी आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, एंड दिस शुड ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर सीए जर्नी। तो सही टाइम पे सही डिसीजन आप लीजिए, जैसे मैंने ट्रांसफर का लिया, तो वो आपकी लाइफ को एक अलग स्टेज पे लेके जा सकता है। आपको नहीं पता, आपका एक छोटा डिसीजन आपकी लाइफ को, आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है ना। तो ये चीज मुझे आर्टिकलशिप ने सिखाई है, एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आपकी आर्टिकलशिप की जर्नी अच्छी जा रही है या बुरी, ये होनली एंड सोनली इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आप अपनी फर्म कौन सी सिलेक्ट करते हो, वेदर यू आर हैप्पी विद योर फर्म और नॉट। तो भैया, जैसे कि आपने बताया कि आपने लोकल फर्म में ही आर्टिकलशिप अपनी करी है, तो आपने बिग फोर, जैसे अभी जब मैं सीए में जब पढ़ना चालू किया था तो एक बहुत एक हवा बना हुआ था कि बिग फोर की आर्टिकलशिप, बिग फोर की आर्टिकलशिप, बिग फोर की आर्टिकलशिप। बट अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि बिग फोर लोग नहीं रेकमेंड करते ज्यादातर लोग, या फिर ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि मिड साइज फर्म में जाएं। अब इस समय ऐसा हो चुका है, क्योंकि जब मैंने 2019-20 के समय जब मैं सीए को सुनता था तो उसमें सीए के साथ एक वर्ड साथ में चलता था, बिग फोर्स का। तो आपने क्यों बिग फोर नहीं चूज किया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ओके चलो, तो मैं आपको एक चीज, एक रिटोरिकल क्वेश्चन टाइप में आपको पूछना चाहता हूँ। मुझे पूछो। एक बात बताओ, आपके नाम के आगे सीए की डिग्री कब लगेगी? जब आप बिग फोर से आर्टिकलशिप करोगे तब, या जब आप सीए फाइनल एग्जाम को क्लियर करोगे तब? सीए फाइनल एग्जाम को क्लियर करने के बाद। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन। बिग फोर में आप जब जाते हो तब वो वहां पे वर्क का, सी आई एम नॉट सेइंग एक्सपोजर नहीं मिलता या कॉर्पोरेट कल्चर वहां पे खराब है, इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड। बट आप जाके उस दुनिया में क्या करते हो, खो जाते हो। एंड आप उस दुनिया में इतना खो जाते हो कि आप ये भूल जाते हो कि मेरा एक्चुअल गोल तो सीए फाइनल है, और मुझे सीए फाइनल को टाइम देना चाहिए सबसे पहले। द फर्स्ट थिंग, मैंने क्यों बोला द फर्स्ट थिंग आई डू, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई डू स्टडी, बिकॉज मुझे पता है कि सीए की आप मैं चाहे कितनी भी बड़ी फॉर्म से आर्टिकलशिप कर लो या कितनी भी छोटी फॉर्म से आर्टिकलशिप करो, आर्टिकलशिप इज आर्टिकलशिप। एंड सेकेंडली, मेरे नाम के आगे सीए तभी लगेगा जब मैं सीए फाइनल की एग्जाम क्लियर करूंगा, ना कि बिग फोर की आर्टिकलशिप कंप्लीट करूंगा। तो मुझे पता था। एंड सेकेंडली, मुझे यूट्यूब भी मैनेज करना है, मुझे आर्टिकलशिप भी मैनेज करनी है, मुझे अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है, देयर आर थ्री थिंग्स टुगेदर। और उस केस में अगर मैं बिग फोर में जाता तो मैं इन दोनों चीजों को टाइम नहीं दे पाता, और वो मेरे लिए शायद एक करियर का डाउनफॉल शुरू हो जाता एक बार फिर से, एंड देन शायद फिर मैं वापस नहीं उठ पाता। तो इट्स बेटर मैंने पहले से ही अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया कि भाई बिग फोर अपने लिए नहीं है, हमें जिस फील्ड में जाना है उसके लिए एक मिड साइज फॉर्म इज परफेक्ट। एंड इसलिए मैं, एक अपन कहते हैं लोअर मिड साइज या मिड साइज फॉर्म है, मैं वहां पे काम करता हूँ। तो भैया, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि स्टाइपेंड कितना मिलता है? सी अब ऑफ कोर्स मुंबई में द बेस्ड ऑन पॉपुलेशन द मिनिमम 6,000, तो उतना तो मिल ही जाता है। हाँ, तो अगर तुम लोग जानना चाहते हो ना कि कितना स्टाइपेंड मिलता है, तो 6,000 रुपया मिलता है मुंबई में। छोटी जगह पे हो तो कम मिलेगा, जो पूछते रहते हो मुझसे। वैसे ये इट मेरा इज बेस्ड पर्सनल ऑन सवाल था। पॉपुलेशन। हाँ, तो ये मेरा सवाल था। अच्छा, बढ़िया। एक चीज आपने जैसा बताया कि आपको सीए फाउंडेशन में अटेम्प्ट लगा है, सीए इंटर में अटेम्प्ट लगा है, तो क्या आप ये फील करते हो कि अटेम्प्ट रियल में मैटर करता है? फॉर अदर्स
वो मैटर नहीं करता है, फॉर अस सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब मैं इस पे थोड़ा डेप्थ में जाता हूँ। अभी बाकी लोग, जब आप सीए फाइनल क्लियर करते हो, तब डेफिनेटली जिन फर्म्स को आपको हायर करना है वो आपसे यही पूछेंगे कि आपको कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं। डेफिनेटली मेरे हिसाब से वो ये सवाल पूछते होंगे, आजकल शायद ना पूछते हो, बट स्टिल अगर आप एक बहुत ज्यादा रिकग्नाइज फर्म में जाओ तो डेफिनेटली वो अटेम्प्ट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता ही है ना। हम्म। एंड इट्स लाइक अगर आपको 4 अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, 5 अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, तो शायद वो आपको कंसिडर भी ना करें। एंड मेरे हिसाब, क्योंकि उनका क्या है ना, आपके अंदर कितनी स्किल है, उनके आपके अंदर की स्किल को डिसाइड करने का जो पैरामीटर है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा है तो वो लोग बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर लेंगे कि आपने स्किल कम है। और जिन्होंने आपसे कम अटेम्प्ट्स में क्लियर किया है, वो लोग बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर लेंगे कि उनमें आपसे ज्यादा स्किल है। द वर्ल्ड अज्यूम्स योर स्किल्स ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एंड इसीलिए बाकियों के लिए मैटर करते हो। बट जो इस पीड़ा से गुजर चुका है या गुजर रहा है, अगर मैं उससे सच में पूछूं कि क्या अटेम्प्ट्स खुद के लिए, खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए मैटर करते हैं, बिल्कुल मैटर नहीं। I have तो seen people clear CA final in 10 attempts, 13 attempts, and still achieving wonders in life. I have seen people clearing CA final in first attempt, but not getting that particular recognition. आपको एक अच्छी जॉब तो मिल जाएगी, बट जॉब के अलावा, प्रैक्टिस के अलावा, वो रिकग्निशन, वो फेम, वहां पर आपकी एक्चुअल स्किल काम आएगी, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काम नहीं है। तो भैया जैसे अभी जैसे सीए फाउंडेशन का जस्ट रिजल्ट आया, 1 महीने पहले सीए इंटर का रिजल्ट आया था, और उसमें मेजोरिटी नहीं पास हुए थे। ठीक है, और मेरे पास भी इंस्टाग्राम पे पर्सनली बहुत लोगों का मैसेज आया कि भैया मैं पास नहीं हो पाया, नहीं हो पाई, और एकदम टूट चुके हैं। तो आप क्या गाइड करना चाहोगे कि किस तरीके से इस फेलियर को कंट्रोल करना है, किस तरीके से इस फेलियर से हैंडल करना है, इस फेलियर को हैंडल करना है? अब ना देखो, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, बाकी लोग बोलते हैं यार अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, ये करो वो करो। मैं बोलता हूँ नन ऑफ देम इज प्रैक्टिकल। जब खुद पे आती है ना बात, तब समझ में आता है कि ये कंट्रोल करो, लाइफ है, होता है, ये सब है ना भाई, बकवास बात है मेरे हिसाब से। हाउ यू शुड डील, यू शुड नॉट कीप योर इमोशंस इनसाइड, रादर यू शुड लॉक आउट योर इमोशंस। जिस दिन मैं सीए फाउंडेशन में फेल हुआ था, जिस दिन, जितनी बार मैं सीए इंटरमीडिएट में फेल हुआ था अब तक, हर बार मैं रोया हूँ, और फूट फूट के रोया हूँ, रात भर रोया हूँ। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम इमोशनली वीक। जस्ट बिकॉज आप इमोशंस को लॉकआउट करना जानते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इमोशनली वीक हो। अगर अगर भगवान चाहता कि हम रोए ही ना, तो वो हमारे अंदर सैडनेस का इमोशन डालता ही क्यों? जब आप, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने एक बहुत ज्यादा फनी जोक मार लिया तो आप खिल खिल के हंसते हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब एक दुख आपके सामने आता है तो अब हम रोने से क्यों घबराते हैं? देखो, एग्जैक्टली। ये असर है सोसाइटी का जो हमें बिल्कुल भी अपने ऊपर नहीं लेना है। अगर हम खुल खुल के हंस सकते हैं तो हमें खुल खुल के रोने का भी पूरा हक है। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए, लर्किंग आउट योर इमोशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज, ये इमोशनल फेज हो गया, अब तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे दूसरी सबसे बड़ी गलती करता है एस्पिरेंट्स। मेरे भाई, जब जब तेरे गाड़ी का टायर पंचर हुआ, तब तू ये देखता है ना कि टायर में से हवा कैसे निकली। बिल्कुल, उसमें से उसका तब नॉट कारण टू क्या यू था? टू जनरल, हाँ, जब एग्जैक्टली exactly. टायर में से हवा कैसे निकली हम ये देखते हैं कि नहीं देखते? या फिर सीधा दूसरा टायर लगा देते हैं उसी कंपनी का, वो भरोसे पे कि चलो इस बार टायर चल जाए। ऑफ कोर्स वी ट्राई टू नो द रीजन। बस यही चीज है ना, कि जब हम फेल होते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमसे गलतियां कहाँ पर हुई है, हम एनालिसिस नहीं करते। तो इमोशनल फेज के बाद आई वुड सजेस्ट 1-2 दिन बैठो और वो सारी गलतियों को निकालो। मे बी इट मे बी इन प्रिपरेशन, इट मे बी इन एकेडमिक, मे बी इन योर सॉल्विंग द आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू, चाहे एग्जाम फियर हो, कुछ भी हो। और इन गलतियों के सोल्यूशंस को ड्राफ्ट कर दो कि मेरे हिसाब से मेरे लिए इस गलती का बेस्ट सोल्यूशन क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कॉन्टैक्ट अ मेंटर। वो आपको बताएगा कि आपके फेस के हिसाब से आपकी गलती का आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है। एंड उसके बाद आप दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करो। ये दिखने में ये दो चीजें बहुत छोटी है, बट एंड में ना ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है। मैंने भी यही किया था, तभी जाके आई वॉज एबल टू टर्न माई टाइम। तो अगर इसको समराइज करें तो सबसे पहली बात है कि अगर फेल हुए हो तो उस चीज को लॉकआउट करो, अपने इमोशंस को। और दूसरा ये कि रीजन पता करो कि वो फेल होने का कारण क्या था, उसके बाद वापस से पढ़ाई पे जुटना है। और पहली बात ये कि जो भैया ने बोला बिल्कुल सही है कि इमोशंस को बाहर निकालना कमजोरी नहीं होती है। आप इमोशंस को बाहर निकालो, और जो एक हवा चला है ना इस बार, रीस्टार्ट 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 तभी करोगे जब तुम अंदर से क्लियर रहोगे। रीस्टार्ट का मतलब होता है बैक टू जीरो आओ, अपनी गलतियों को पहचानो, देन उसके बाद आगे की तैयारी करो।
एक चीज मैं आपके करेक्ट करूंगा कि जब आप दूसरी बार रीस्टार्ट कर रहे हो ना, तब आप जीरो से रीस्टार्ट नहीं कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है पिछले अटेम्प्ट का। बस जस्ट वन सबसे थिंग, बड़ी बात। बाकी आप बिल्कुल सही रहे हो। मैं आपसे एक चीज और नेक्स्ट पूछना चाहूंगा कि आपका जो ये सीए जर्नी के अंदर सबसे टफेस्ट फेज क्या रहा है अभी तक? मुझे आज भी याद है, मेरा टफेस्ट फेज 21 या 22 जुलाई 2022 को रहा है, जब मेरा मई 2022 का इंटर का रिजल्ट आया था, एंड आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इवन बोथ द ग्रुप्स। वो उसके बाद क्या हुआ था कि अब मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त घर में क्या चल रहा था, बट मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूँ कि उस वक्त काफी सारी चीजें, जस्ट नॉट जस्ट माई रिजल्ट, बट उसके अलावा काफी सारी और चीजें गलत चल रही थी। एक ये वाला फेज, एंड जो मैंने आपको आर्टिकलशिप का स्टार्टिंग वाला फेज बताया, जहां पर मैं लिटरली टूट चुका था पहले एक दो महीने में। तो भैया मैं आपसे यही पूछूंगा कि टफेस्ट फेज हो गया, फेलियर हो गया, पर आप क्या मानते हो कि आपकी सीए जर्नी के अंदर अभी आपसे ऐसी क्या गलती हुई है जो अगर आपको मौका मिले तो आप उस गलती को सुधारोगे? सी ऑफ कोर्स मेरी पहली गलती रही है लेजीनेस। मैं बहुत आलसी इंसान था जब मैंने स्टार्ट किया था, एंड आज भी मैं काफी ज्यादा आलसी बन जाता हूँ कि यार चलो यार छुट्टी का दिन है, क्या पूरा दिन काम करना है। ये सब चीज ना आलसी पने बहुत किए है मैंने, एंड आज भी चालू रहते हैं। तो सी इवन आई एम अ सीए स्टूडेंट, मैं कोई सीए बन नहीं गया हूँ अभी, तो ऑफ कोर्स मेरे अंदर भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सीए बनने के बाद ये सारी आदत अपने आप सुधर जाती है, बट एज ऑफ नाउ आलस मुझ में कूट कूट के भरा हुआ है। अगर आप मेरी एक स्नीक पीक लोगे डेली लाइफ की, बट द पॉइंट इज कि उस पर्टिकुलर आलस में भी, आलस को मेंटेन रखते हुए भी आप अपने आप को कैसे रोज वो ग्रोथ का पुश दो। ये एक चीज जो है ना, ये मैं अपनी गलतियों से सीख गया हूँ कि चलो आलस को हम 100% तो नहीं भगा सकते, बट उस आलस के फेस को मेंटेन करते हुए हम अपनी लाइफ को कैसे ग्रो आउट कर सकते हैं। हम कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न की हम बातें करते हैं। तो बस आपको आलस के साथ भी ऐसे खेलना है। आप अपने आलस को मिनिमम से मिनिमम कम करके कैसे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हो, ये आपको सोचना है। तो भैया मैंने एक चीज नोटिस किया, जितना मैं आपको फॉलो करता हूँ, आप एक चैलेंज ले रखे हो 100 डेज शुभ मुहूर्त चैलेंज, तो उसके बारे में आप बताना चाहोगे तो? 100 डेज ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज इज नथिंग बट आपको सुबह, सी ब्रह्म मुहूर्त रहता है अराउंड 3:30 AM इन द मॉर्निंग टू 5:30। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस टाइम पे उठना है। उस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है। एज अ स्टूडेंट आप पढ़ाई करते हो, अगर आप एक सीए की तरह क्वालिफाई कर चुके हो, तो आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है, या आप जो आपकी करियर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो करो, है ना। तो ऑफकोर्स मेरे अराउंड 73 डेज उसके हो चुके हैं। एंड इस चैलेंज के रूल्स ये है कि आप जो है ब्रेक ले सकते हो, बट एक टाइम पे आप एक दो या तीन से ज्यादा ब्रेक मत लीजिए, वरना वो चैलेंज का फिर कोई यूज नहीं है। एंड एक बार आपने ब्रेक लिया तो अगले 4 से 5 दिन वो कंसिस्टेंसी आपकी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन ब्रेक लिया फिर 2 दिन फिर एक दिन ब्रेक, नहीं। एक बार ब्रेक लिया फिर अगले 4 से 5 दिन यू शुड बी वेरी वेरी नाइस। हाँ, अगर तबीयत खराब हो गई या सच में कुछ ऐसा इश्यू आ गया, तो आप 2-3 दिन ऐसे ब्रेक ले रहे थे, इट इज ओके, बट कैजुअल रीजन के लिए ऐसे ब्रेक नहीं। तो बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस चैलेंज इज दैट टू compete and to go ahead of people। मैं बताता हूँ कैसे। हमारी जनरेशन को ना रात को 2 बजे तक जागने की और सुबह 10 बजे उठने की, ये बहुत खराब आदत है, बहुत खराब आदत है। एंड पहले मुझे भी यही लगता था कि यार क्या ही गलत है इसमें, अपने पढ़ने का टाइम है, उस हिसाब से पढ़ो। बट पहले 10 दिन जब मैंने पुश दिया अपने आप को, 20 दिन हुआ, वो 30 दिन हुआ, फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि भाई नहीं, असली पॉजिटिविटी सुबह उठ के पढ़ने में ही है। वो पहले दिन ना बहुत आलस आएगी, दूसरे दिन भी आलस आएगी, मैं बोलता हूँ पहले 10 दिन भी आलस आएगी, बट जैसे आप 21-25 डेज के ऊपर गए, आपको ये अंदर से फील होगा। देखो ये 3-4 दिन में फील होने नहीं वाला है, ये 20-25 दिन के बाद ही आपको फील होगा कि भाई जीवन की असली पॉजिटिविटी सुबह जल्दी उठने में ही। और आज ना मुझे ये भी रियलाइज होता है कि वो मम्मी पापा कहते थे ना, जो आज भी कहते हैं कि बेटा सुबह जल्दी उठ जा, हाँ हाँ हाँ। वो क्यों कहते थे, वो धीरे धीरे अब रियलाइज हो रहा है। जैसे कि आपने बताया कि आपने 72-73 डेज कंटिन्यू कर लिया है 100 डेज ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज को, तो इस चैलेंज के वक्त डिस्ट्रैक्शन होती होंगी, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती होंगी, या फिर पढ़ाई के वक्त, जैसे मैं खुद पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, कभी किसी का मैसेज आ गया या फिर दोस्त का कॉल आ गया, तो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस कई सारे होते हैं, तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में भी होते होंगे, तो आप उस चीजों को कैसे हैंडल करते हो? ओके, तो डिस्ट्रैक्शन मैं आपको बताता हूँ, देखो देर आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। अभी काफी लोग ना ऐसा मानते हैं कि दोस्त का मैसेज आया, दोस्त के साथ घूमने गए, सीधा डिस्ट्रैक्शन। मैं बताता हूँ इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। अगर आप अभी भी ऐसे सोचते हो कि सिर्फ दोस्त दोस्त के साथ एक बार मिल लिया वो डिस्ट्रैक्शन है, सिर्फ एक बार रिलेशनशिप में आ गए वो डिस्ट्रैक्शन नहीं, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। देर आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। वन कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एन इवेंट,
अनदर कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रैक्शन। जब तक कोई चीज आपके, जैसे अभी आप स्टूडेंट हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। ओके, तो जब तक कोई इवेंट हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को ना गिराए, वो इवेंट को आप डिस्ट्रैक्शन मान ही नहीं सकते हो। ये तो पहली बात हो गई। ठीक है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, फिर चाहे वो दोस्तों से मिलना जुलना हो, क्योंकि काफी लोग मैंने देखा है वो कम्युनिटी में भी बहुत अच्छे से रहते हैं और एकेडमिकली भी परफॉर्म करके दिखाते हैं, ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये है कि अगर आपने 8 घंटे का अगर अपना स्टडी रूटीन बना रखा है, अगर आप 8 घंटा निकालने के बाद जो बचे हुए टाइम में आप कुछ भी करते हो तो वो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं काउंट होता है। मतलब अगर आपका 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल बना हुआ है जिसके अंदर आप 8 से 10 घंटे का आप स्टडी आउटपुट निकालना चाहते हो, एम आई राइट, और वो आप निकाल ले रहे हो, उसके अलावा जो टाइम बच रहा है उसमें आप कुछ भी करते हो तो उसको डिस्ट्रैक्शंस में नहीं काउंट किया जाएगा। और हाँ, अगर उन चीजों की वजह से आप वो रूटीन भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तब आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। बिल्कुल। अब डिस्ट्रैक्शंस की हाँ, बात कर ही रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है या मतलब पास्ट में रही है? पास्ट में रही है, बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक हमारा इसलिए नहीं बन पाया बिकॉज शी डिड नॉट एक्सेप्टेड दैट कि मैं अपने ड्रीम्स को टाइम दूं। शी डिमांडेड टाइम फ्रॉम मी एवरी सिंगल नाइट, एंड मैंने रिलेशनशिप के स्टार्ट में ही कह दिया था कि आई वोंट बी एबल टू गिव यू सो मच ऑफ टाइम। एंड एट दैट टाइम शी वाज लाइक ओके नो प्रॉब्लम। बट एज एंड व्हेन वो आगे बढ़ता गया तब उसे भी रियलाइज हुआ, विच इज ऑफ कोर्स फैक्चुअल, क्योंकि किसी भी बॉन्ड को आगे चलने के लिए डिमांड्स टाइम। और जब आपके ड्रीम्स बड़े होते हैं तब आप इन सब चीजों को टाइम नहीं दे पाते हो ऑन अ डेली बेसिस और ऑन अ रेगुलर बेसिस, इवन आफ्टर द टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि क्योंकि देखो, वी हैव 24 आवर्स, जिसमें से हमें 6-7 घंटे सोना रहता है, दैट इज द बेसिक ह्यूमन नीड। तो हम्म। बच्चे कितने, 18-17 घंटे। अब उस 18-17 घंटे में मैं आर्टिकलशिप भी करूँ, या फिर मैं पढ़ाई भी करूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन को भी मैनेज करूँ, मैं फैमिली को भी टाइम दूँ, क्योंकि फैमिली टाइम आजकल आज की जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी नीड वो बन गई, बहुत तो ज्यादा ऑफकोर्स जरूरी उसे प्रायोरिटी करना पड़ेगा। एंड भगवान को टाइम देना, खुद को टाइम देना, इन सब चीजों में ही कहाँ वो 17-18 घंटे निकल जाते पता नहीं चलता। एंड इसी वजह से मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर एंड है। में ये हमने कंक्लूड किया कि नहीं भाई, आई वोंट बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि सीधी बात है लॉन्ग टर्म में वो टिक नहीं पाएगा ना, क्योंकि बॉन्ड्स गेट क्वालिटाइज्ड ओवर टाइम। और जब आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो लॉन्ग रन में वो उस बॉन्ड का कोई यूज नहीं है। तो इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन नॉट टू कंटिन्यू। इसीलिए मेरे जैसे लोगों को बढ़िया है सिंगल रहने का। हाँ। नहीं नहीं, बढ़िया है, हम भी आपकी नाव में है सर, तो ऐसा मत बोलिए। ये तो मतलब ठीक है, इस बारे में नहीं बात करते हैं। तो अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे अभी तक आपने बताया कि आपकी ये सीए जर्नी, हमने टफेस्ट जर्नी की बात कर ली, अब लाइट मूड में आते हैं। सीए जर्नी के अंदर कोई एक ऐसा मतलब मेमोरेबल मोमेंट, सीए के अंदर ऐसा कुछ एक मेमोरेबल मोमेंट जो आप कहोगे कि अभी तक ऐसा हो चुका है कि मेरे लिए जिंदगी भर याद रहने वाला है? मैं आपसे पूछूंगा, आपके हिसाब से आप बताइए वो मेमोरेबल मोमेंट क्या होना चाहिए। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो जब मैं सीए फाउंडेशन पास किया था ना, तो वो एक बात है कि मम्मी पापा के चेहरे पे जो स्माइल थी और एक हल्का सा जो एक होता है ना टिंट, एक होता है आंसू का रहता है, वो एक मैजिकल मोमेंट था कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से हर एक सीए स्टूडेंट का वही एक सेम मोमेंट होने वाला है, और मुझे लगता है कि आपका भी सेम मोमेंट होगा। परफेक्ट। हाँ, उसमें गैस करने में तो मैं माहिर हूँ। अच्छा, तो बढ़िया। बात करते हैं कि सीए जाने की बात हो गई। अब आपका जो कंटेंट क्रिएशन है उसके अंदर वो एक ऐसा मोमेंट कौन सा था आपके लिए, हैप्पीएस्ट मोमेंट और एक मेमोरेबल मोमेंट? एक मेमोरेबल मोमेंट ऑफ कोर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स जब हुए, मैं बताता हूँ उस वक्त क्या हुआ था। मेरे सब्सक्राइबर कुछ 969 या 970 पे थे। एंड तब मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला कि भाइयों थोड़ा चैनल शेयर कर दो। दिवाली का दिन था वो, एक्चुअल में वो दिवाली का दिन था। मम्मी पापा हॉल में बैठे थे, मेरे फ्रेंड्स हर जगह चैनल शेयर कर रहे थे, एक 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 एक, बिकॉज एंड बिकॉज उनके दिल में भी वो था कि नहीं, ये बंदा डिजर्व करता है, इसको आगे जाना चाहिए। वरना अभी हम कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, बट वो शेयर नहीं करता है, बिकॉज उसे बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं लगता है कि यार नहीं 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 नहीं, इसको आगे नहीं बढ़ने दे, है ना। बट लकीली मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, मेरे क्लोज फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि वो ऐसा नहीं चाहते। दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव, दे आर नॉट जेलस। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप लेके हॉल में बैठा था, मम्मी पापा पीछे चेयर पे बैठे थे। फिर वो 969 का स्टार्ट हुआ, वो 970, 971, 972, एंड 10-15 मिनट में मैं देख रहा हूँ 998, 999। मैं कैमरा लेके रेडी था, वीडियो स्टार्ट था, and जैसे ही 1000 यूट्यूब में जोर से चिल्लाया, पापा मम्मी को मैंने क्या कहते हैं वो, आशीर्वाद पैर लिया। पड़ा मैंने पापा मम्मी के। एंड सीधा भगवान को जाके मैंने ब्लेसिंग्स ली कि थैंक यू, ये सिर्फ एक स्टार्ट आपने दिलाई है, अब आगे आप ही को कैरी कैरी आउट करके जाना है।
एंड बस आप ही पे डिपेंडेंट हूँ। बस ये भगवान से मैंने उस वक्त कहा है। ये काफी अच्छा मेमोरी आप मुझे बता रहे हो, मुझे अपना 1000 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हुआ तो वो वाला मोमेंट याद आ रहा है। इस पूरे टाइम के अंदर आपने एक बात कही दोस्तों को लेके, तो आप ये मानते हो कि सीए जर्नी के दौरान इस जैसे आपने बताया क्वालिटी फ्रेंड्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है, इन डिस्पाइट ऑफ कि आपके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, क्वालिटी के दो तीन ही हो, पर वो उस तरीके के होने चाहिए कि जो आपकी जब भी सक्सेस आ रहा है तो आपके सक्सेस में वो उनको खुशी मिलनी चाहिए, ना कि वो यस। दुखी हो रहा। एंड वेरी वेरी ऑनेस्टली सेइंग कि अभी आप समझो इंस्टा पे स्टोरी डाल दो कि भाई आज मैंने ये अचीव किया, कॉन्ग्रेचुलेशन हर कोई बोल दे, कॉन्ग्रेचुलेशन दे कॉन्ग्रेट। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, जब जैसे मेरे 1K हिट हुए, काफी लोगों ने स्टोरी डाली, काफी लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्स्ट किया, बट आई क्वेश्चन माई सेल्फ एट दैट मोमेंट, क्या ऑल ऑफ देम आर रियल वंस? मुझे सीधा जवाब मिल गया, नहीं। क्योंकि जो रियल वंस है ना, उनको मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग किसी ना किसी तरीके से ना मुझे ये जता देते कि भाई हम तेरे साथ थे, हम तेरे साथ है, हम तेरे साथ रहेंगे, तू चाहे कितना भी आगे बढ़ या तू चाहे कितना भी पीछे बढ़। तो वो जो आपके दिमाग में, एंड ये जब आप सक्सेस अचीव कर लोगे ना, उसके बाद आपको ये अपने आप को थॉट देना है। क्योंकि सक्सेस, थोड़ी सी भी सक्सेस आपके पास आ गई, फिर हम ना आसमान में उड़ने लगते हैं परिंदे की तरह। नीचे नीचे कौन है, कुछ नहीं है, किसी के भी बहकावे में आ जाना। अपन कहते हैं ना, एक घमंडी हो जाता है इंसान। तो बस आपको उस वक्त अपने आप को क्वेश्चन करना है, बस ये एक सवाल क्वेश्चन करना है, हु आर द रियल पीपल हु सपोर्टेड मी? ट्रस्ट मी, ये एक सवाल का जवाब अगर आपको उस वक्त अच्छे से समझा और आप उन लोगों के पास चले गए, आप जीवन में कभी भी घमंडी होगे नहीं, आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहोगे। ये पावर है फ्रेंड्स की, क्वालिटी वाले फ्रेंड्स की ये पावर है। तो मतलब अपने को सबसे पहले क्वालिटी फ्रेंड्स को ये पता करना है कि हाँ कौन तुम्हारे सक्सेस में सही में खुशी हो रहा है, और जो एक्चुअल एक्चुअल के जो दोस्त है ना उनके साथ हमेशा रहना, चाहे तुम किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, ठीक है, वो भी किसी न किसी लेवल पे पहुंचे, तुम भी सब लोग साथ में रहना, ठीक है। पर ये मत करना कि उनको भूल जाना। हम्म। जैसे मैं हूँ अभी, मैंने जैसे इंटरव्यू जब मैंने शुरू किया भैया को बताया कि कैसे मेरे दो दोस्त लगे हुए थे इस इंटरव्यू के पीछे, और एक तो था जिसमें मैं नाम भी लूंगा, अमन शर्मा। काफी दिनों से जब से मेरी आपसे बात हुई थी, क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की बारी हो, चाहे जूम मीटिंग सेशंस की बारी हो, उसने इतना सपोर्ट किया है। तो ऐसे दोस्तों को हमेशा साथ रखना, जैसे वो मेरे साथ रहने वाला है, मैं तो जानता हूँ वो मेरे घर का हो चुका है, मेरा भाई है। तो ऐसे दोस्तों को हमेशा साथ रखना। तो वीडियो के लास्ट में मैं भैया से ये जानना चाहता हूँ कि भैया जितने भी सीए एस्पिरेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज दूंगा, आप सभी लोगों जो लोग वीडियो देख रहे हो, प्लीज प्लीज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अपने वादे पे खड़े होना सीखो। अगर आप कह रहे हो कि मुझे आज इतना टाइम पढ़ना है, अगर आज आपने अपने डेली गोल सेट करके रखे हैं, प्लीज उन्हें पूरा करना सीखो। क्योंकि जब आप सीए बन के बाहर निकलोगे, तब आपका क्लाइंट, तो आप अपने क्लाइंट को जो बोलोगे, आपका क्लाइंट भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे फुलफिल करके दे रहे हो, एंड यू आर अ प्रोफेशनल, तभी आप क्लाइंट को उस लेवल की कमिटमेंट दे रहे हो। बट फिर जब आप पूरा नहीं कर पाओगे, तो क्लाइंट आपको जो सुनाएगा, 10 बातें सुनाएगा, 10 पैसे आपके काटेगा, तब जाके रियलाइज होगा कि भाई अच्छा होता अगर पहले पहले ही लिमिट में कमिट करना। तो इसमें देखो दो दो एंगल्स है। खुद से इतना कम भी कमिट मत करो, और खुद से इतना ज्यादा भी कमिट मत करो। कुछ लोग क्या करते हैं पढ़ते वक्त, मैं आप आई थिंक आपके साथ भी हो चुका होगा, बट सब्सिक्वेंटली आपको रियलाइज हुआ होगा कि आपने बोल दिया कि चलो भाई आज मैं ना पूरी 2 बुक खत्म करके निपटाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं हो उठूंगा ही चुका नहीं। और एंड में होता ही है कि आधी बुक भी खत्म नहीं होती है, और फिर आपको खुद पे शक होता है। अरे मेरे भाई, जब तूने इम्पॉसिबल चीज खुद से कमिट की थी, तो क्यों? तो ऑफकोर्स नहीं होने वाला है ना। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को ध्यान में रखने के बाद ही यू शुड मेक योर ओन कमिटमेंट। लेट मी टेल यू अनदर मैसेज, प्लीज डोंट फॉल फॉर रेडीमेड स्ट्रैटेजी। कोई आपको ना ऐसे स्ट्रैटेजी प्लेट में परोस रहा है, तो वो अपनी लाइफ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बेसिस पे उसने वो स्ट्रैटेजी सजाई है, आपको सीधा खाना नहीं है, नहीं। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर समझो आपको पीनट से एलर्जी है, और आपके प्लेट में एक पीनट की कोई डिश पड़ी है, तो आप उसे खाओगे या उससे पहले साइड में रखोगे, उसके बाद बाकी आइटम्स लोगे? उसको साइड में रखेंगे, उसके बाद जो एग्जैक्टली exactly. हम में से एस्पिरेंट्स यही नहीं कर पाते। वो सीधा जो थाली मिली पूरी की पूरी उसको चबाना स्टार्ट कर देते, वो ये नहीं देखते कि भाई इसमें मेरे लिए कौन सी चीज एक्चुअल में काम की नहीं है, या मेरे लिए कौन सी चीज सच में नुकसानदायक पहुंचा सकती है। मैं आज भी बोलता हूँ कि अगर 10 अलग अलग क्रिएटर्स ने 10 अलग अलग स्ट्रेटेजी वीडियोस डाले हैं ना, तो आप हर एक क्रिएटर की वीडियो से एक पॉइंट उठाओ जो आपको सबसे अच्छा पसंद है, और फिर वो 10 पॉइंट को कंबाइन करके आप अपनी स्ट्रेटेजी कर लो। आप
मैं बोलता हूँ अगर ये कर लिया ना, आपके फेलियर के चांसेस अपने आप 50 से 60% ड्रॉप हो जाए। एग्जैक्टली exactly, जो कि कोई क्रिएटर जैसे मैं भी हुआ, मैं भी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाता हूँ, भैया भी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाते हैं। वो स्ट्रेटेजी टोटली हमारे एक्सपीरियंस पे होती है। आपको क्या करना होता है, जब भी मैं भी कोई टीचर का वीडियो देखता हूँ, स्ट्रेटेजी वीडियो, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं उनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको नोट कर लेता हूँ। फिर ये देखता हूँ कि मेरे टाइम टेबल के हिसाब से वो पॉइंट कहाँ कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये चीज हम लोगों को अपने अंदर एक चेंज लाना होगा कि भैया ने जैसे कहा कि जो सजी सजाई थाली मिलती है उसको खा नहीं जाना है, उसको अपने हिसाब से पहले तो ये करना है कि सेपरेट करना है कि जो चीजें हमें नहीं, हमारे टाइम टेबल के हिसाब से नहीं सुटेबल है उनको हटा दो, और जो सुटेबल है उनको ऐड करके खा लो। तो भैया मैं सबसे पहले तो पहले भी थैंक यू बोल चुका हूँ, अभी भी थैंक यू बोलूंगा कि आप एक शॉर्ट मैसेज पे हमारे इंटरव्यू में, हमारी इस बातचीत के अंदर आने के लिए तैयार हो चुके थे। थैंक यू और सो मच। और क्योंकि मैं वीडियो बना भले ही रहा हूँ अपने चैनल के लिए, ठीक है, बट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो मेरी ऑडियंस है उनके साथ साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जब भी आप कुछ बोल रहे थे ना, मैं एक एक्सपीरियंस कर पा रहा था कि हाँ, जो जो आपने गलती बताई वो मैंने भी करी है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम सब वही सेम गलती रिपीट करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जितना भी मुझे बताया है वो काफी ज्यादा मैं आगे जाके अप्लाई करने वाला हूँ, और आप सब लोग भी वही सब अप्लाई करना, ठीक है। तो बस भैया, लास्ट मैसेज आप सभी को कह दो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू अक्षत भाई चैनल। और मेरी भाई को ये वाला पार्ट दोबारा, ये वाला ये पार्ट रहने देते, दोबारा। ये रहने देते। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। सीए इंटरमीडिएट के लिए काफी अच्छी गाइडेंस में देने की कोशिश करता हूँ, भैया के जो चैनल की लिंक डिमांड। और इंस्टाग्राम की दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैं एक सजेस्ट करूंगा कि दोनों को जगह पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ, आपकी स्टोरी से भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। एग्जाम के वक्त भी आप स्टोरी डाल रहे थे एफएमएसएम का, कि आरटीपी से कौन से क्वेश्चंस उठ के आ गए थे, तो उससे काफी ज्यादा हेल्प होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पे भैया को फॉलो करना मत भूलना। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे को भी जाके फॉलो कर लेना, तो दोनों का इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, साथ में फोड़ेंगे, साथ में सीए बनेंगे। बाय। थैंक यू भैया।